हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जय श्री राम। और आप सभी लोग ठीक हो, खुश हो, मस्त हो। रेगुलर क्लासेस की उम्मीद की गई थी और आपसे बताया भी गया था क्लासेस रेगुलर की जाएंगी एसएससी जीडी, क्योंकि पेपर बहुत करीब था। लेकिन मैं लगातार आपसे बताते चला आ रहा हूँ, मैं हेल्थ इशू से परेशान चल रहा हूँ। हेल्थ इशू के चलते हुए हम आपकी क्लासेस को रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सभी लोगों से। और निवेदन है कि कोशिश पूरी रहेगी और आपसे निवेदन है कि आप जुड़ते रहिएगा साथ में। कोशिश पूरी करेंगे, थोड़ा सा भी हम ठीक हो जाएंगे, हम तुरंत आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा इशू ठीक हुआ और हम आपके साथ जुड़ गए। मुझे कभी यही नहीं होता कि कि मैं क्लासेस ना पढ़ाऊँ ऑनलाइन। मन ही नहीं मानता अंदर से कि मैं आप लोगों को ना पढ़ाऊँ। जब तक इशू रहता है, हेल्थ इशू रहता है, डॉक्टर मना करते हैं, तब तक मैं क्लासेस रोक देता हूँ। जैसे मैं ठीक होता हूँ मैं फिर से ऑनलाइन आपके साथ जुड़ जाता हूँ। तो एसएससी जीडी का पेपर बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है। सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सभी बच्चों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी प्रैक्टिस क्लासेस जो हमने 30-35 क्लासेस पढ़ाई हैं, उन प्रैक्टिस क्लासेस को प्यारे बच्चों आप ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। आप समझ नहीं सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन प्रैक्टिस क्लास से। उन प्रैक्टिस क्लास से ही सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमेशा कहा जाता है प्रैक्टिस, अभ्यास करते करते ही आदमी परफेक्ट बन जाता है, निपुण हो जाता है। तो अभ्यास से ही हम सिलेक्शन पा सकते हैं, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं पा सकते। तो पहला प्रयास आपको करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्लासेस को देख के जाना है पेपर के टाइम। हमें अपने सिस्टम, अपने प्रैक्टिस को, अपने जो हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं उस पर कमांड करना है कि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ कर पाएँ, क्वेश्चन ज़्यादा कर पाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सही समय आएगा तो हम ये कर लेंगे, सही समय आएगा तो हम वो कर लेंगे। तो हम उनके लिए 2 लाइन कहना चाहते हैं जो सही समय के लिए हर बार कहते हैं कि सही समय आएगा तो हम ये करेंगे, सही समय आएगा तो हम वो करेंगे। तो उसके लिए आप 1 लाइन को सुनिएगा, मेरी 2 लाइनों को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा। सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए, आप प्रयत्न करोगे। जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे सही समय नहीं आ सकता। तो सही समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आपके पास सही समय है, अभी भी सही समय है। ऐसा नहीं कि आपके पास सही समय नहीं। आप अभी से लग जाओ। और अभी भी बहुत ज़्यादा समय नहीं निकला हुआ है। अगर हम लोग सारी प्रैक्टिस क्लास को अगर आप एक बार देख लेते हो, 35-40 क्लासेस हैं, उसके बाद हम रेगुलर अब फिर से प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस से ही हम आपका कल्याण करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है प्रैक्टिस से ही कल्याण होगा। तो आज की क्लास में हाई कोर्ट ग्रुप डी, अभी जो आपका हाई कोर्ट का पेपर हुआ ग्रुप डी का, हम लोग वहां से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आज जितने हाई कोर्ट ग्रुप डी में आए सारे करा दिए जाएंगे। कल हाई कोर्ट ग्रुप सी में जितने आए सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। परसों हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में जितने प्रश्न आए मैथ के सारे करा दिए जाएंगे, क्योंकि उम्मीद करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट जरूर होगा। तो चलिए फिर क्लास की बेहतरीन स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को बहुत मन लगा के उसको फीलिंग्स के साथ समझते हुए हल करने का प्रयास करेंगे। जुड़ते जाइएगा सभी लोग और कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सारे प्रश्न आज जो आपके होंगे वो सारे प्रश्न आज कहाँ के होंगे? हाई कोर्ट ग्रुप डी 2023। अभी जो हाई कोर्ट का पेपर हुआ ग्रुप डी का 2023 में, तो आज हम लोग हाई कोर्ट ग्रुप डी 2023 डिस्कस करेंगे। कल हाई कोर्ट ग्रुप सी 2023 डिस्कस करेंगे। परसों हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चंस आए हैं एक एक क्वेश्चंस को पढ़ लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये कह सकते हैं कि जो पास्ट में पेपर हो चुके हैं वहां से क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट जरूर होगा। कुछ ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न की लैंग्वेज समझिएगा, प्रश्न की फीलिंग को समझिएगा, फील करते हुए क्वेश्चन को। अगर मैथ में आप क्वेश्चन की फीलिंग को समझ गए तो आप आंसर कर ले जाओगे। इसलिए मुझे इसको फील करना है कि ये हमसे कहना क्या चाहता है। हमेशा प्रश्न हमसे कुछ कहना चाहता है। अगर हम उसकी फीलिंग को समझ गए, मैं गारंटी लेता हूं आपका प्रश्न आ जाएगा। तो चलिए फील के साथ समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी 2 मित्रों ने संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, एक फीलिंग में एक लाइन आई
कि ए और बी दो मित्र हैं जो कोई व्यवसाय को शुरू करते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। बी का निवेश ए के द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। बी का जो निवेश है वो ए के द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। 1,60,000 के वार्षिक लाभ में बी का लाभ क्या होगा? अब भैया दो लोग व्यवसाय शुरू करते हैं, व्यवसाय में दोनों लोगों को धन निवेश करना होगा। जो जिस रेशियो में, बात को सुनिएगा, जिस रेशियो में आप धन का निवेश करोगे उस रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। मान लीजिए एक ने 5,000 रुपए निवेश किया, एक ने 10,000 निवेश किया, तो जो 10,000 निवेश किया है उसको ज्यादा लाभ मिलेगा और जिसने 5,000 निवेश किया उसको कम लाभ मिलेगा। तो हमेशा निवेश की राशि पर लाभ का बंटवारा होता है। जो जितना ज्यादा निवेश करेगा उसको उतना ज्यादा लाभ होगा, जो जितना कम निवेश करेगा उसको उतना कम लाभ होगा। बस यही चीज है। अब क्या कह रहा है? निवेश के लिए कहा, कह रहा बी का निवेश ए द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। बी का जो निवेश है वो क्या है? ए द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। ए को इसके नीचे बना लो तो b बाई ए इक्वल टू आ जाएगा 1/4। हम ये कह सकते हैं b रेशियो ए इक्वल टू 1/4। ये हमारा इसके निवेश का रेशियो बन गया और जो निवेश का रेशियो होगा उसी रेशियो में लाभ बटेगा। जो निवेश का रेशियो होगा उसी रेशियो में लाभ बटेगा। दोनों को लाभ कितने रुपए का हुआ? 1,60,000 रुपए का। बी का लाभ आपको बताना है, 1,60,000 रुपए आपको प्रॉफिट हुए। जिसका लाभ निकालना है उसके रेशियो से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? जिसका प्रॉफिट निकालना है उसके रेशियो से गुणा करेंगे, फिर टोटल के योग से भाग करेंगे। काटिए, 5 × 15, 5 दूनी 10। बी का लाभ आ गया 32,000 रुपए। मीन्स बी को प्रॉफिट के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? 32,000 रुपए मिलेंगे। बताइए, कोई डाउट है? ये बात क्लियर हो गई आपको? जिस रेशियो में आप निवेश करेंगे उस रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। एक एक प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि किस तरह के प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं। जल्दी से नोट करिए फटाफट आप सभी लोग। आगे बढ़ाया जाए, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, कह रहा है यदि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? ठीक है, 10 कुर्सियों का लागत मूल्य मतलब 10 कुर्सियों का सीपी, लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है। ये क्या हुआ भैया? बाबू कहाँ चला गया? ठीक है, कह रहा 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है। तो 10 का सीपी किसके बराबर है? 8 के एसपी के। यही तो कहा, 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है। समान का मतलब बराबर है। तो प्रॉफिट बताना है, तो लाभ क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, चलो आइए, तो यहां से हम इसको ये बना सकते हैं, सीपी बटे में एसपी को बुला लो इक्वल टू 8/10। इसको काटो 2 चौको 8 और इसको काटो 2 पंची 10। तो कह सकते हैं 4 रुपए की वस्तु है 5 रुपए में बेची गई। कह सकते हैं, बताओ 4 रुपए की वस्तु कितने में बेची गई? 5 रुपए में। जब आप कोई वस्तु को 4 रुपए में खरीदते हो, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचे तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ ना। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट आ गया 1 रुपए का। आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। तो प्रॉफिट कितने रुपए का है? 1 रुपए का गुणे 100 बटे में क्या? सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 रुपए। काट दो, 25 चौको 100। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आया? 25% का। आ गया आंसर आपका। बताइए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट ग्रुप डी 2023 के पेपर में आया। ये देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है।
ठीक है। आज के क्लास में जितने भी प्रश्न पढ़ाए जाएंगे वो हाई कोर्ट ग्रुप डी के 2023 के पेपर के आए हुए होंगे। कोई डाउट है? ये मेन होता है, इसकी लैंग्वेज अगर आप समझ गए, इसकी फीलिंग को अगर आप समझ गए तो आप आंसर तुरंत दे देंगे। इसको फील करना है कि इतने का सीपी किसके बराबर है, इतने का सीपी किसके बराबर है, 10 के एसपी के बराबर है। रेशियो बना, आंसर आ गया। आगे बढ़ाया जाए, चलिए जल्दी जल्दी पढ़िएगा थोड़ा सा। क्या हुआ, आज प्रश्न कुछ डिस्टर्ब चल रहा है क्या? चलिए, ये भी बहुत अच्छा और बहुत सॉल्व सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कह रहा 12 कलमों की कीमत 30 रुपए है, तो 26 कलमों की कीमत क्या होगी? ठीक है, 12 कलमों की कीमत कितने रुपए है? 30 रुपए है। तो हमने कहा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 2 कलम की कीमत कितने रुपए हो गई? 5 रुपए हो गई। आपको कितने कलम की बतानी है? 26 कलम की। तो 13 से इसमें गुणा करेंगे, 13 दूना 26 कलम, तो 13 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 13 पचे 65, तो 26 कलम की कीमत कितने रुपए आ गई? 65 रुपए आ गई। बताइए, कोई डाउट है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी 1 कलम की कीमत निकालें। बिल्कुल 1 कलम की कीमत निकाल सकते हो, लेकिन अपना समय बर्बाद होगा यार। हमें पता है कि ऐसी कोई संख्या होगी जिसमें किसी संख्या का गुणा करने पर 26 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें पता चला 2, 13 दूना 26। तो हमने कहा ठीक है, ये तो 2 के रेशियो में कट जाएगा ना, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 कट गया। तो 12 कलम की कीमत 30 रुपए थी, तो 2 कलम की कीमत 5 रुपए आ गई। 13 से इसमें गुणा कर दिए 26 कलम, और 13 पचे 65, 26 कलम की कीमत 65 रुपए हो गई। बताइए बाबू, कोई डाउट है आपको? बिल्कुल क्लियर है? कहीं पर कोई कंफ्यूजन? ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड में करना है, हमें समय बर्बाद नहीं करना है। हम आपके साथ वो काम करना चाह रहे हैं अब कि जो प्रैक्टिस क्लास हो उसमें आपका समय कैसे बचाया जाए। अभी हाई से हाई लेवल प्रश्न लिए जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप हमारी पीछे जो हमने क्लासेस पढ़ाई हैं 10 के डोज की, आप क्लासेस देखिए, उनका लेवल देखिए। बस मेरा एक ही उद्देश्य, पेपर के आए हुए प्रश्नों को पढ़ाया जाए, फर्जी की चीज़ें मत पढ़ाई जाए, वही चीज़ पढ़ाया जाए जो पेपर पूछता है। 10 का डोज का मतलब है पेपर। ये जो डोज हमारा चलता है ये पेपर से रिलेटेड ही है। चलिए अगला प्रश्न लिया जाए। बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे, समय बहुत कम है। कह रहा यदि किसी संख्या के 40% का 20% 8 है तो वह संख्या क्या है? हमने कहा वह जो नंबर है वो x है। ठीक है, कह रहा x यदि किसी संख्या के, सुनते जाइएगा, यदि किसी संख्या के, हमने कहा संख्या क्या है हमारी? x है। x के 40%, 40% परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100। का मतलब मैथ में का और ऑफ का मतलब गुणा होता है। मैथ में ऑफ या का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40% का 20%, 20/100, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा? 100। का मान कितना है? 8 रुपए है, इसका मान है 8। तो x का मान क्या होगा? मतलब वह संख्या क्या होगी? चलो कैंसिल आउट करो जल्दी से। 1 2, सॉरी कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा। 1 0 से 1 0, ये 2 0 से 2 0 कट गए। ये 4 दूनी 8, तो ये 8 कट गया। इस 100 को उधर भेज दो तो x का मान कितना आ जाएगा बाबू? 100। तो आपका आंसर आ गया, वह संख्या क्या है? 100 है। देखिए सेकंड्स में क्वेश्चंस की सिर्फ फीलिंग, उसकी फीलिंग को समझो। अगर उसकी फीलिंग को समझ गए तो उसे भी समझ जाओगे। समय नहीं है ना, समय नहीं है। चलो अगला प्रश्न दिया जाए जल्दी से। देखिए, अरे वाह, बहुत ही आसान प्रश्न है, लगाओ जल्दी से सभी लोग फटाफट। इसको तो बहुत आसानी से पूछा गया, बहुत ही आसान प्रश्न भी है। जब हमारी उम्र पढ़ाई करने की होती है वही उम्र हमारी प्यार करने की होती है। जो उम्र में हमें पढ़ाई करनी चाहिए उसी उम्र में हमें प्यार भी होता है, लेकिन इसमें वर्क कौन करता है? आप किसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हो? 2 चीज़ें हैं क्या? एक तरफ आपकी स्टडी है और एक तरफ आपका प्यार है, और बीच में भैया तुम खड़े हुए हो मुस्कुराते हुए। आप किसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होगे? किसकी बेड़ियों में पढ़ना चाहोगे? आपको समझना होगा। देखो, उम्र एक ही होती है, एक ही उम्र होती है पढ़ाई की और एक ही उम्र होती है प्यार की। दोनों उम्र सेम होती हैं।
ये उम्र अगर है, ये है, तो यही उम्र प्यार करने की और यही उम्र पढ़ाई करने की। अब अगर हम प्यार की ओर बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर प्यार की बेड़ियां आ जाएंगी, अगर हम पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर पढ़ाई की बेड़ियां आ जाएंगी। लेकिन एक बात और समझिएगा, अगर आप इसकी ओर आ गए, स्टडी की ओर, पढ़ाई की ओर आ गए, आप इसके ओर अट्रैक्ट हो गए, तो आपको लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि अगर आप कम समय में पढ़ाई करके क्या पा जाओगे? जॉब। अगर आप कम समय में पढ़ाई करके जॉब पा गए मेहनत से, तो उसके बाद आपके पास उम्र बचेगी तो आप क्या कर सकते हो? प्यार कर सकते हो, घूम सकते हो। लेकिन अगर आप अट्रैक्ट होकर इधर चले गए, प्यार तो मिल जाएगा भाई, जिस उम्र में आप चाहते हो उस उम्र में आपको प्यार मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है? आपको अगर ये मिला तो बाय द चांस 90% हम ये कह सकते हैं कि आपको जॉब नहीं मिल पाई। जॉब नहीं मिली तो एक उम्र ऐसी आएगी कि ये आपको छोड़ के चली जाएगी। किसके पास? इसके पास। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? जॉब के तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं लोग कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं कहता हूं मर्द की कामयाबी के पीछे सिर्फ उसकी मां का हाथ होता है। औरत तो एक कामयाब मर्द ही ढूंढती है। सिर्फ आपकी कामयाबी के पीछे आपकी मां का हाथ होगा। और तो सभी लोग ढूंढते हैं कि कामयाब व्यक्ति कहां है, कामयाब व्यक्ति कहां पे खड़ा है। इस बात को समझिएगा। तो आप अपने जिस उम्र में हो उस उम्र में अगर आप पढ़ाई की ओर अट्रैक्ट होते हो तो ये सबसे अच्छी बात है। पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सारे काम हैं आपके पास। ठीक है, तो समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, इसलिए पढ़ाई से ज़्यादा हम दूरी बना नहीं सकते हैं। प्यार की मोह माया से हम बहुत दूर रहते हैं। आइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा कर, बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। डिस्काउंट को हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, मतलब बट्टा को किस पे कैलकुलेट करते हैं? 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं भैया? देखो, एक मार्केट प्राइस होता है, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है। ठीक है, हमेशा डिस्काउंट कहां दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है भैया। डिस्काउंट कहां दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। अब जैसे कहा जाए प्रॉफिट और लॉस कहां पे कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी और एसपी के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस। आपसे पूछ सकता है कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो सीपी और एसपी के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन डिस्काउंट हमेशा कहां पे कैलकुलेट करेंगे? बट्टा कहां पे कैलकुलेट करेंगे? हमेशा अंकित मूल्य पर। कहां पर? मार्केट प्राइस पे, एमपी पे। हमेशा डिस्काउंट जो है कैलकुलेट किया जाएगा, वो कहां पे कैलकुलेट किया जाएगा? मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अच्छा, हाई कोर्ट के लिए गजब का प्रश्न पूछा था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2800 रुपए पर 18 माह का प्रभारित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट्स इतना फॉर 18 मंथ्स एट 10% पर एनम। 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 18 माह का इतने रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 2800 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। जो समय है वो कितना है? 18 मंथ है। हमें बताना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चलो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझिएगा प्यारे बच्चों। हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, और जो ब्याज दिया गया है वो दिया गया है 10% पर एनम, मतलब 10% ब्याज लगता है 12 मंथ पर। 12 मंथ पर कितना लगता है? 10%। अगर 12 मंथ पर ब्याज लगता है 10%, तो 6 मंथ पर कितना लगेगा? 5%। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो ये जो 18 मंथ दिया गया है बाबू, हम इसको ये लिख सकते हैं 12 मंथ प्लस का 6 मंथ, मतलब 18 मंथ बनेगा, बन जाएगा। 12 मंथ प्लस का 6 मंथ, 18 मंथ, और हमें 18 मंथ का ही ब्याज बनाना है। तो 12 मंथ का कितना है? 10% है,
6 मंथ का कितना है 5% है। यहां पे हम लोग निकालेंगे नेट सीआई। नेट सीआई बहुत अच्छा, नेट सीआई निकालते कैसे हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यहां से हमारा निकल के आता है बाबू नेट सीआई। चलिए नेट सीआई सबसे पहले निकालो। x है हमारा 10 और y है हमारा 5, तो 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणे 5 बटे में 100, तो नेट सीआई बाबू हमारा आ गया 15.5%। ये हमारा नेट सीआई आ गया। जब हमें नेट सीआई मिल जाए तो प्रिंसिपल के ऊपर हम डायरेक्ट ब्याज निकाल देते हैं। हमें ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल कितना है 2800 रुपए है और नेट सीआई कितना है 15.5%। में है नीचे 100 आ जाएगा, एक दशमलव उठाओगे 1 0 1 2 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 434। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, नेट सीआई आपका 434 रुपए आ जाएगा। मैंने बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट मेथड बताने का प्रयास किया, बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करने का तरीका बताया। आपको 12 मंथ का 10% ब्याज दिया था, आपको 18 मंथ का ब्याज बताना था। हमने कहा अगर 12 मंथ का ब्याज 10% है तो 6 मंथ का ब्याज 5% होगा। 18 मंथ को आप तोड़ सकते हो 12 मंथ प्लस 6 मंथ में। किसमें 12 मंथ प्लस 6 मंथ में। 12 मंथ का 10%, 6 मंथ का 5%। यहां से नेट सीआई बना लो। नेट सीआई का फॉर्मूला याद रखिएगा, जब दो वैल्यू हो तो नेट सीआई कैसे बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती है। नेट सीआई हमने निकाल लिया 15.5%, 2800 रुपए पे 15.5% निकाल दिया, ब्याज आपका आ गया 434 रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए लिख लीजिए, ऐसा एक प्रश्न जरूर आएगा। भैया प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करो, प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बातों को समझो, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुराना पढ़ो पुराना पढ़ो पुराना पढ़ो, बस और कुछ नहीं। यहीं से सफलता मिलेगी पुराने क्वेश्चन से ही सफलता, नए क्वेश्चन से सफलता नहीं मिलेगी। पुराना प्रश्न अगर आया हुआ कोई पेपर का आपका छूट गया बाबू, तब फिर गड़बड़ा गया, समझ गए, तब तो फिर गड़बड़, पेपर हमारे हाथ से चला गया, फिर जॉब नहीं मिल सकती। चलिए आगे बढ़ें, आइए फिर से आइए। 5 विषयों में नीरा का औसत अंक 72 है, ठीक है। 5 विषय में नीरा का जो औसत है, एवरेज है, वो कितना है 72 है, औसत अंक 72 है। उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर, अच्छा एक विषय और बढ़ गया, कितने हो गए 6 विषय हो गए। उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर औसत अंक बढ़कर 75 हो गया। अब कितना हो गया 75 हो गया, औसत अंक बढ़कर कितना हो गया 75 हो गया। तो छठे विषय में कितने अंक मिले, छठे विषय में कितने अंक मिले। अब बात समझिएगा, मेरी एक बात को समझिए बहुत अच्छे से। आपको हम बताते हैं 6th का एवरेज कैसे निकालते हैं, बहुत ही सॉल्ट मेथड। देखिए ये एवरेज अगर 75 हो गया है, एवरेज 75 का मतलब सबके पास 75 75 75 75 ही है। एवरेज औसत, हमने कहा औसतन सबके पास 10-10 रुपए हैं, तो मतलब सबके पास 10-10 रुपए हो सकते हैं। हमने कहा औसतन सबके पास 4-4 लड्डू हैं, तो ये कह सकते हैं औसतन सबके पास 4-4 लड्डू हो सकते हैं। हमने कहा औसतन सबके पास एक गर्लफ्रेंड है, तो सबके पास एक गर्लफ्रेंड हो सकती है। हमने कहा सबके पास 4-4 गर्लफ्रेंड है, तो सबके पास 4-4 हो सकती हैं औसत में। लेकिन किसी के पास 2 हो सकती है, किसी के पास 1 हो सकती है, किसी के पास 0 हो, शायद उसको गर्लफ्रेंड ही ना मिली हो। बात समझ पाए, तो औसत ये होता है। तो अगर कहा गया 6 का औसत 75 है, तो इस 6 वाले के पास 75 तो होगा ही होगा, इस 6 वाले के पास 75 होगा ही होगा। अब समझिएगा 72 से एवरेज बढ़ा कितना 3। अगर एक लोगों में 3 बढ़ा तो 2 लोगों में कितना बढ़ेगा 6, 3 लोगों में कितना बढ़ेगा 9, 4 लोगों में कितना बढ़ेगा 12, 5 लोगों में कितना बढ़ेगा 15, 6 लोगों में कितना बढ़ेगा 18। बात समझ पा रहे हो, समझिएगा। अगर एक लोगों में 3 बढ़ा है तो 6 लोगों में कितना बढ़ गया 18। जोड़ दो, 8 5 13 3 हासिल लगेगा 1 7 1 8 1 9, 93 आंसर सही। ये लीजिए, है ऑप्शन नहीं, नोट कर लो 93। बताओ कोई डाउट है किसी को, बताइए भैया कहीं पर कोई डाउट, कोई डाउट। ऑप्शन गलत है यार, उसकी टेंशन छोड़ दो। ये जो 73.5 लिखा ना, जो गलत टाइप हो गया है, ये गलत कर दियो। और आगे बताओ, आगे बताओ, बस क्लियर। ये आपको सोचना होगा भैया, छठे के पास भी 75 होना ही होना है। एक लोगों में जितना बढ़ेगा
वो सब में बढ़ेगा। अगर 3 बढ़ रहा तो 6 लोगों में कितना बढ़ेगा 18, 18 इसमें जोड़ो 8 5 13 3 से लगेगा 7 1 8 1 9, 93 आंसर आएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मेथड मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सॉल्व मेथड बता दिया। एक लोगों के पास 75, सबके पास 75 75, एक लोगों में एवरेज कितना बढ़ रहा है 3, एवरेज जितना बढ़ता है उतना ही सबके में बढ़ता है, एवरेज जितना बढ़ता है उतना ही सब में बढ़ता है। तो 6 3 18, 18 बढ़ गया, 75 में 18 जोड़ दो। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी, अच्छा ठीक है दूसरा मेथड देख लो, तुम्हारी मर्जी। इसका एक मेथड और है, सुनो। नंबर में जब एवरेज का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल मिलता है, टोटल। ठीक है, चलो 5 विषय हैं, एवरेज कितना है 72, 5 दूनी 10 का 0 80 लगा, 1 5 7 35 1 36। अब एवरेज बढ़ के कितना हो गया 75, कितने विषय हो गए 6, 6 पंचे 30 का 0 80 लगेगा 3, 6 7 42 3 45, इसको घटा दो देखो 90 आ रहा होगा। अच्छा 90 आ रहा है, ओहो मैंने गलत बता दिया, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। चलो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे हो गई। देखो ये लॉन्ग मेथड है, ये तो लॉन्ग मेथड था, मैंने लॉन्ग मेथड से देखो आंसर सही बता दिया। ठीक है, चलो सॉल्व मेथड से बताते हैं, इसी चीज़ को सॉल्व मेथड से बताते हैं, समझिएगा। यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, देखो 5 विषय का जब एवरेज में गुणा किया टोटल मिल गया 720 आ गया, 6 विषय का 75 में गुणा कर दिया इसका टोटल आ गया, इससे इसको माइनस कर देते हैं तो एक विषय के प्राप्तांक प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि 6 से 5 घटाओगे तो 1 आएगा, और एक विषय में कितने मिले 90। शॉर्ट मेथड देखो क्या है, 5 विषय में कितने हैं बाबू 75, 6 विषय हो गए तो 5 विषय में कितने हैं 72 बाबू, 6 विषय में कितने हो गए 75, तो ये 75 तो उसके पास रहेगा ही रहेगा, बढ़ा कितना 3, 5 3 15 और 75 15 90, ये है शॉर्ट मेथड। ठीक है, आप समझ गए। देखो 5 विषय में कितना है 72, एक विषय बढ़ गया तो एवरेज बढ़ गया कितना 75, तो ये 75 जो है ये 6 के पास रहेगा ही रहेगा। अगर एक विषय में 3 बढ़ रहा तो 5 विषय में कितने बढ़ जाएंगे 15, क्योंकि इसके पास तो बढ़ के आ ही गया है, 6 के पास तो ये बढ़ के आ ही गया है। अब सुनो, अगर आप 6 3 18 जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, तो अगर 18 जोड़ते तो 72 में जोड़ते। देखो 5 का 72 है और 6 3 18, तो 72 18 90, समझ गए। ये होता है, ये मेथड है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना, 6 के पास 75, ठीक, 5 3 15, 75 में 15 जोड़ देना 90, ये लॉन्ग मेथड, ये शॉर्ट मेथड। ठीक, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती गलतियां, हम भी सीखे ही हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। आप बताओ और कोई डाउट है? चलो आपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, नहीं तो गलत हो जाता, आज गलत ही पढ़ा के चला जाता मैं, मुझे क्या करना था यार। आगे चलो जल्दी से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ये आज तक की क्वेश्चन कम से कम 10 पेपर में पूछा गया होगा, 10 पेपर से कम में नहीं पूछा गया, कम से कम 10 पेपर में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या है, कह रहा 2 असहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। चलो समझो, असहभाज्य संख्या क्या होता है, असहभाज्य संख्या ये होता क्या है, इसको आ न लगा के इसको सिर्फ इतना लिखा जाए सहअभाज्य संख्या। हाँ, सहअभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक, ये होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का लासा क्या होगा, को प्राइम नंबर क्या, जैसे 3 5, को प्राइम नंबर हमेशा जोड़े में होते हैं। अब प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में डिफरेंस क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं, तो बताते हैं। जैसे क्या है, एक है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, सुनते जाइएगा, ये सारी बात आज क्लियर होनी चाहिए। एक होता है को प्राइम नंबर, एक होता है ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या।
इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। बात क्लियर हो गई? ये तीन चीजें होती हैं, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ये सब डिफरेंट हैं। अब सबके बारे में हमें समझना है। पहले समझो प्राइम नंबर क्या होता है। डिफिनेशन सबके लिए एक ही जैसी हो सकती है। एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और अपने के अलावा, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह प्राइम नंबर होती है। अब प्राइम शब्द सब में लगा हुआ है, मतलब ये डिफिनेशन सब में काम करेगी। एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह प्राइम नंबर होती है। अब प्राइम नंबर होता क्या है? जैसे प्राइम नंबर की बात कीजिए तो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2। एक अंक वाली सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, और 2 अंक वाली सबसे छोटी प्राइम नंबर 11, और 2 अंक वाली सबसे बड़ी प्राइम नंबर 97। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। एक अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 2 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये और 3 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 101। ठीक, ये ऐसे आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस में। ये सारी चीजें आप नोट कर लो। ठीक, हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या? एक अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। ये अभाज्य संख्या हो गई। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर हमेशा जोड़े में होता है। को प्राइम नंबर किस में होता है? जोड़े में होता है। जैसे 3, 5, 11, 13, 9, 11, या 3, 11, या 5, 13। को प्राइम नंबर हमेशा जोड़े में होता है। अब इनकी बात क्या होती है? इनमें एक सबसे बड़ी खास बात होती है। को प्राइम नंबर का लासा क्या होता है? एलसीएम, संख्याओं का गुणा ही लासा होता है। संख्याओं का गुणा क्या होता है? लासा। देखो क्यों? 3 25 15, इन दोनों का लासा क्या होगा? 15। इन दोनों का लासा 11 9 99, 11 3 33, 5 3 15। तो देखो पूछा, 2 असहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? उनका गुणनफल। 2 सहभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा लासा होता है। 2 सहभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा लासा होता है, और 2 सहभाज्य संख्या का मासा हमेशा 1 होता है। 2 सहभाज्य संख्या का मासा हमेशा 1 होता है। ये भैया दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा कम से कम पेपर में 10 पेपर में पूछा गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर क्या है? को ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? भैया जुड़वा अभाज्य संख्या में वो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में गैपिंग 2 की हो, वो संख्याएं जिनके बीच गैपिंग 2 की हो। जैसे 3, 5, 2 की हमेशा गैपिंग होनी चाहिए। जैसे 5, 7, 11, 13। ऐसी संख्याएं जिनके बीच में गैपिंग 2 की हो, वो ट्विंस प्राइम नंबर होती हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं। सहभाज्य संख्या का लासा संख्याओं का गुणा होता है। सहभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे बड़ी 1 अंक वाली अभाज्य संख्या 7 होती है। सबसे छोटी 2 अंक वाली अभाज्य संख्या 11 होती है। सबसे बड़ी 2 अंक वाली अभाज्य संख्या 97 होती है। 3 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। यह होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्या का मासा 1
होता है सहभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणा होता है, और ये होता है ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर मीन्स जुड़वा अभाज्य संख्या, वे संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 की गैपिंग हो उनको ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में गैपिंग 2 की हो उनको ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। बताओ अभी कोई डाउट है? क्लियर बिल्कुल सारे? बताओ आगे बढ़ा जाए, गर्मी लगने लगती पढ़ाते हुए यार मुझे। चलो आओ जल्दी से आओ। फिर एक अच्छा प्रश्न है, हमेशा हमने बताया है आपका व्यवसाय, अगर व्यवसाय से है तो उसके लाभ के बारे में जरूर पूछेगा आपसे। देखो लाभ है पूछा होगा तो उनके लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा? जिस अनुपात में आपने निवेश किया होगा, जितने साल के लिए निवेश किया होगा, उसी अनुपात में आपका क्या होगा? लाभ होगा। चलो ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने किस अनुपात में निवेश किया? 3:5 के अनुपात में निवेश किया। अब 3:5 के अनुपात में निवेश तो किया, लेकिन कितने कितने सालों के लिए निवेश किया? जितने जितने साल के लिए निवेश करोगे उसी हिसाब से लाभ मिलेगा। मान लीजिए आप 2 भाई हो, अरे यार 2 लोग हो, कोई 2 लोग हो, एक बी है एक जी है। अब तो अच्छा समझ में आ रहा होगा ना। इसने 10 रुपए लगाए, इसने 20 रुपए लगाए, इसने 3 साल के लिए लगाए, इसने 4 साल के लिए लगाए, तो इसने 30 रुपए लगाए, इसने 80 रुपए लगाए। तो भाई जो ज्यादा रुपए लगाएगा, ज्यादा साल के लिए लगाएगा, वो ज्यादा लाभ पाएगा। बात क्लियर है? जो धन सबसे ज्यादा साल के लिए लगाए वो सबसे ज्यादा लाभ पाएगा। भाई ये सबसे ज्यादा लाभ पाएगा क्योंकि इसने 20 रुपए लगाए भी और 4 साल के लिए लगाए। अगर मान लो इसने 10 रुपए भी लगाए तो 10 चौको 40, तब भी इसने 4 साल के लिए निवेश कर रखा है, इसलिए इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। जो ज्यादा धन जितने ज्यादा समय के लिए लगाए, जो सबसे ज्यादा निवेश करे उसे ही लाभ सबसे ज्यादा होगा। चलो ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, उन्होंने 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया, उनके द्वारा निवेश किए जाने वाला समय भी दे दिया। तो इसने 2 साल के लिए निवेश किया, इसने 3 साल के लिए निवेश किया। 3 दूनी 6, 3 25 15, 3 दूनी 6, 3 25 15, तो उनके लाभ का रेशियो आ जाएगा 2:5। ये देखिए 2:5, ठीक है। जो धन आप निवेश करो, जो समय दिया गया उस समय से गुणा कर दो, वहां से उनके लाभ का रेशियो प्राप्त हो जाएगा। बताओ कोई डाउट बाबू? जल्दी से समझो फटाफट, कहीं पर कुछ समस्या हो तो बताइए भैया। कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो आइए। फिर 2 असहभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? अभी देखो बड़ा बड़ा लिखा गया, ये देखो मासा क्या होगा? 2 असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर का मासा 1। ये देखो ये फिर क्वेश्चन आ गया उसी में, हाई कोर्ट ग्रुप डी। देखो 1, मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखो, याद कर लो यार। इतना बड़ा बड़ा मैंने आपको लिखा दिया है, इसको पूरा माइंड में सेट कर लो, ठीक है। ये देखो लासा और मासा हमने लिखा दिया। 2 असहभाज्य संख्या, देखो ये भी क्वेश्चन वही पूछा गया था, मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में, दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में और बिल्कुल सेकंड्स में करने वाले। अगर ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाए ना तो फांसी लगा लेनी चाहिए मुझे, तुरंत रस्सी मुझसे ले लेना, लगा तुम लेना, ठीक है। अरे नहीं यार ऐसा मत करना, तुम अच्छे बच्चे हो, प्यारे प्यारे, ये सब गलतियां मत करना, फांसी नहीं लगाई जाती है। खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी बिंदास चलती रहेगी, आज नहीं कल तो नौकरी और छोकरी दोनों साथ होगी ना। आओ चलो, तो मासा क्या होगा? 1 होगा। आइए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी संख्या घन संख्या भी है? घन संख्या भी है। 64 है, 4 चौको 16 चौको 64। ईमा का बताना था, कुछ नहीं, इसको तो हटा ही देना चाहिए था टाइपिस्ट को ही। इस क्वेश्चन को था ही नहीं, इसको डालना ही नहीं चाहिए था, बेकार क्वेश्चन 2 कौड़ी का, है ना, बिल्कुल बेकार, इसमें कुछ पूछे नहीं। आओ, हाँ ये प्रश्न अच्छा है, ये लाजवाब है। चलो इसको समझाते हैं अच्छे से। आ जाओ बाबू, यहां जाओ। कह रहा है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, ठीक है। का बहुलक, परास, माध्यिका, औसत, अच्छा सब कुछ दिया गया है। चलो बहुलक क्या होता है? एक होता है मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड, समझ गए। और एक होता है रेंज। मीन मतलब होता है बहुलक, मीडियन मीन्स माध्यिका, मोड मीन्स औसत,
और रेंज मीन्स परास। ये इंग्लिश है, अपना आप समझ लेना, देख लेना, अगर गलत बोले होंगे तो कहीं देख लेना जाकर, ठीक। बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वह होती है बहुलक। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वो क्या होती है? बहुलक। तो यहां पे देखो कौन आ रहा है? 9 9 9। तो पहले में देखो बहुलक क्या हो जाएगा? 9, मतलब a का बनेगा 3, ठीक। अब क्या है? परास, रेंज। रेंज क्या होता है? परास। फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं, बिगेस्ट नंबर, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सारी चीजें यही क्लियर हो जाएंगी। मैंने ये क्लास एक बहुत बेहतरीन पढ़ाई है मीन मीडियन मोड की, जाके देख लेना। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है? 9। छोटी संख्या कितनी है? 1। तो 9 माइनस 1 8। तो रेंज क्या हो जाएगा? 8। ये मतलब बी का क्या हो जाएगा? चौथा। बी का चौथा। तीसरे पे आओ, माध्यिका। माध्यिका क्या होता है समझो। माध्यिका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माध्यिका बहुत बेहतरीन प्रश्न होता है जहां पूछ लिया जाए। भैया माध्यिका में ये होता है कि सबसे पहले हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जितनी संख्याएं हमें दी गई हैं तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 7, फिर 8। फिर हम संख्याओं को गिनेंगे, संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगर गिनने पर संख्या विषम है, 7 9 11 विषम है, तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वां पद। n+1/2 वां पद। तो कितनी है? 7। n बराबर कितना है? 7। जब ये विषम हो तभी हम ये फार्मूला लगाएंगे, और सम के लिए ये फार्मूला नहीं लगता, सम के लिए दूसरा फार्मूला है, ठीक है। तो 7 n की जगह पर रखो 7 1 8, 8/2, 2 चौको 8, चौथवा पद। तो यहां पे देखो चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4। चौथा पद क्या है? 4। तो मतलब तीसरे का क्या बनेगा? 4, मतलब सी का आएगा पहला। समझ गए? ये होता है माध्यिका। माध्यिका में सबसे पहले हम संख्याओं को आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर यार, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अवरोही मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही मीन्स होता है घटते हुए क्रम में। सबसे पहले संख्याओं को हम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने के बाद फार्मूला होता है, उनको गिनते हैं कि ये संख्याएं सम संख्या में है या विषम संख्या में। 7 सम है, 7 विषम है। संख्याएं कितनी है? 7 विषम है। अगर संख्याएं विषम हैं तो फार्मूला लगाते हैं n+1/2 पद। तो n+1/2 पद लगा दे, कौन सा पद? चौथवा पद। चौथा पद गिनेंगे 1 2 3 4। चौथा पद क्या है? 4। तो इसका क्या आ गया? 4। अब इसका औसत निकालना है। औसत एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर। तो सबको जोड़ो, 14 + 7 + 12 बते में कितनी? 3। 14 7 21, 21 12 33 बटे में 3। एवरेज कितना आएगा? 11। मतलब डी का क्या बनेगा? डी का क्या बनेगा? दूसरा। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी सारे बनाने की क्या जरूरत थी, हम ऑप्शन मैच करा लेते। बिल्कुल, लेकिन मुझे आपको तो पढ़ाना था ना, मुझे आपको एक एक क्वेश्चन समझाना था। अगर आपके पेपर में कोई प्रश्न आए तो आपको लगाना है। तो आंसर क्या बनेगा? ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। आंसर ये बनेगा। हमने सारे फार्मूले लिख दिए हैं, रेंज का लिख दिया, माध्यिका का लिख दिया, बहुलक में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक होती है, एवरेज का लिख दिया। सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यही क्वेश्चंस आपके पेपर में एसएससी जीडी में पूछा भी जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई, नोट कर लो इनको। एसएससी जीडी में माध्य, माध्यिका, बहुलक पूछा बहुत जाता है, गारंटी है हमारी। नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ। क्लियर है? बिल्कुल। चले आगे बढ़ें। आइए, कह रहा 2 अनुक्रमिक विषम, ये विषम है बेटा, 2 अनुक्रमिक विषम पूर्णांकों के वर्ग का अंतर सदैव विभाज्य होगा। 2 कॉन्जिकेटिव, अनुक्रमिक मतलब होता है लगातार, कॉन्जिकेटिव नंबर, देखो लिखा होगा द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिकेटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। 2 विषम पूर्णांक, 2 लगातार विषम पूर्णांक का वर्ग हमेशा किससे विभाजित होगा? जैसे विषम क्या है? एक हो गया 5 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर, और इसका अंतर 5 25 3 त्रिक 9, मतलब कितना आएगा? 16। जैसे अगला ले लो 11
का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 11 ग्राम 121, 9 9 81, कितना आ गया 81 और 121 मतलब कितना 81, 8 5 8 4 12 40। ठीक, ऐसे और ले लो जैसे 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 40। अब हाँ बताओ भैया क्या कह रहे हो, क्या कहे? हाँ तुम्हारी बात एक सही निकली, अच्छी बात कह रहे हो। चलो कम से कम थोड़ा ध्यान तो देते हो मेरी बातों पे, मैं तो समझ रहा था कि जो पढ़ा दो वही पढ़ा दो। अनुक्रमिक मीन्स लगातार विषम पूर्णांक। लगातार का मतलब जैसे क्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17, जैसे इसमें से लो 2 विषम पूर्णांक, जैसे क्या हमने लिया 5 और 3, ये दोनों लगातार हैं। ठीक, फिर हमने लिया 11 और 9, ये दोनों लगातार हैं, है ना, लगातार लगातार। जैसे अगला हमने ये 7 और 3 ले लिया, ये गलत है क्योंकि 7 यहाँ पे और 3 यहाँ, लगातार नहीं है। 7 और 5 ले सकते हो, क्या ले सकते हो 7 और 5 ले सकते हो। 7 7 49 55 25, बचेगा कितना 24। ये सब किससे विभाजित है देखो 8 दूनी 16, 8 45, 8 त्रिक 24 मतलब 8 से। बस ये मुझे दिखाना था, सॉल्व करके आपको क्लियर करना था कि क्या क्वेश्चन था, क्या पूछ रहा था। वो कह रहा था 2 लगातार विषम पूर्णांक का वर्ग का अंतर हमेशा किससे विभाजित है, तो वह किससे विभाजित होगा 8 से। लगातार मीन्स एक के बाद एक वाला, ये लगातार उनका अंतर किससे विभाजित है 8 से विभाजित है। बताओ कोई डाउट है? क्लियर बिल्कुल। चलो आगे बढ़ो, बहुत सारे प्रश्न हैं आज। कह रहा पाइप एक्स किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। पाइप एक्स और वाई दोनों से एक साथ टंकी भरने में 12 मिनट का समय लगता है, तो अकेले पाइप वाई से टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, एक्स एक टंकी को 20 मिनट में भरता है, एक्स प्लस वाई इसको भरता है 12 मिनट में, तो टोटल टंकी की कैपेसिटी बना लो कितनी आ जाएगी 60। ये 60 लीटर टोटल मनी है, ये मानो जो टैंकी की कैपेसिटी है वही हमारी टोटल मनी है। इसी रुपयों को हमें खर्च करना है। 60 रुपए खर्च करने में एक्स को 3 दिन 3 रुपए रोज खर्च करता है, 12 पंचे 60, ये कैपेसिटी आ गई। आंसर आ गया बस। अब ये कैपेसिटी आ गई हमारी, तो समझ लो हमारा आंसर आ गया। हमारे पास टोटल 60 रुपए हैं। एक्स जो है 3 रुपए रोज खर्च करता है, तो 20 दिन में 60 रुपए खर्च कर सकता है। एक्स प्लस वाई दोनों मिलके एक दिन में 5 रुपए खर्च करते हैं, तो 12 पंचे 60, 60 रुपए खर्च कर डालेंगे। खर्च लास्ट में किसे करना है? वाई को। वाई को अकेले खर्च करना है, तो वाई की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो एक्स प्लस वाई की कैपेसिटी कितनी है 5। तो यहाँ पे अगर x की कैपेसिटी 3 रखोगे तो y की कितनी आ जाएगी 2। अगर y एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है, तो 30 रुपए खर्च 60 रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा 30 मिनट। आ गया आंसर। ये कैपेसिटी का खेल है भैया। वर्क एंड टाइम में अगर आप मनी पैसा कमाया खर्च किया, पैसा कमाया खर्च किया, खर्च करने से ही सब कुछ डिपेंड है। अगर आप खर्च करना सीख गए तो ऐसे प्रश्नों को सेकंड में लगाओगे। वर्क एंड टाइम का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास, पूरा वर्क एंड टाइम पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लाइफ में परेशान नहीं होगे। हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ऑफलाइन भी स्टार्ट करेंगे कल से परसों से। बिल्कुल परेशान, मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चों के, सब परेशान हैं। आइए अगला, ये बहुत ही बेहतरीन, और यहीं से क्लास आज शट डाउन करेंगे ये क्वेश्चन बताने के बाद ना। चलो क्या कह रहा है? राधिका अपनी पूरी यात्रा का 3/5 भाग रेल से तय करती है, 7/20 भाग बस से, और शेष 6.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? देखो एक बात हमेशा रखना, जैसे ये 3/5 भाग है और ये 7/20 भाग है, तो हमेशा नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेना। इसका एलसीएम ले लेना, कितना आएगा 20 यूनिट। ये मान लेना कि वो टोटल चलती है, टोटल चलती है, ठीक है। नीचे वाले का हमेशा एलसीएम ले लेना और बता देना कि ये टोटल कवर करती है, टोटल चलती है, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात को। आपके पास टोटल कितनी यात्रा है 20 यूनिट आपको चलना है। अब कैसे चलना है? राधिका अपनी पूरी यात्रा का 3/5 भाग किससे तय करती है? रेल से। तो ट्रेन से वो कितना तय करती है पूरी यात्रा का? पूरी यात्रा आपको 20 यूनिट चलना है, इसका ट्रेन से आप कितना कवर कर देते हो 3/5।
5 चौको 20, 4 3 12 यूनिट। 12 यूनिट आप कैसे चलते हो? ट्रेन से चलते हो। फिर 7/20 भाग बस से, तो आप बस से कितना जाते हो? टोटल आपको 20 यूनिट जाना था, इसका 7/20 भाग आप बस से चले गए, 20 एक 20, मतलब 7 यूनिट आप बस से गए। शेष आप पैदल जाते हो, तो 12 यूनिट आप ट्रेन से गए, 7 यूनिट आप बस से गए, टोटल आप 19 यूनिट चल चुके हो। टोटल आप कितना चल चुके हो? 19 यूनिट। आपको चलना था 20 यूनिट, चले कितना? 19 यूनिट। बचा कितना शेष? 1 यूनिट। शेष आप 6.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हो। शेष क्या आया? शेष हमारा है 1 यूनिट। शेष 1 यूनिट जो है आप 6.5 किलोमीटर है। शेष आप 6.5 किलोमीटर कैसे चलते हो? पैदल। शेष कितना बचा? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान है 6.5। आपसे पूछा क्या? तो उसने कुल दूरी कैसे तय की? कुल दूरी बताइए। तो कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई? 1 यूनिट का मान 6.5। टोटल यात्रा कितनी? ये टोटल यात्रा थी आपकी 20 यूनिट। 20 से इसमें गुणा कर दो तो ये 20 यूनिट आ जाएगा, तो 20 से इसमें भी गुणा कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 130 यूनिट। 130 आएगा ना, 2 पंची 10, 65 1 0 चला, 65 दूना 130 किलोमीटर की यात्रा आ जाएगी। बताइए कोई डाउट है? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल खटखट लगाइए, मजा आ जाएगा भाई। ऐसे मतलब एक एक कॉन्सेप्ट को फीलिंग के साथ समझते हुए उसको सॉल्व करिए, बिल्कुल मजेदार तरीके से। मैथ को बोरिंग की तरह मत पढ़िए, बिल्कुल एक इंटरेस्ट लेके पढ़िए। मैंने कहा इसको फील करिए। मैथ को फील किया जाता है, जितना ज्यादा आप फील कर सकते हो ना, उतना ज्यादा आप प्रश्नों को लगा सकते हो। तो फील करो और मस्त मजेदार मैथ पढ़ो। हमारे साथ जुड़े रहो। ऐसे ही गजब टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए, गजब के मैसेज सीखने के लिए हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। बस ईश्वर से प्रार्थना करते रहो कि हमारे हेल्थ इशू में कोई भी रुकावट ना आए। इस बार हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए एक प्रश्न आपके लिए। वाह वाह, ये भी बता दें। चलो, अंतःकोण का फार्मूला होता है भैया, बता दें, लगा तो पाओगे नहीं वैसे भी, नहीं तो ये छूट जाएगा। n-2 180 डिग्री। n होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बता ही दे, नहीं तो फिर भुजाओं की संख्या। तो n क्या है? सप्तभुज। सप्तभुज में 7 भुजाएं, 7 - 2 गुणे 180, 18 पंचे 90, 900 डिग्री। देखो आंसर आ गया, कहाँ गया? ये देखिए, n बराबर भुजाओं की संख्या, n-2 180, 7 - 2 गुणे 180, 900। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अब ये आप बताओगे। यहां से हम लोग कल की क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए आज हमने पढ़ाया इसके ऊपर, अभाज और सहभाज के ऊपर। हम उम्मीद करेंगे आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। प्यारे बच्चों, पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए है, ठीक है। जल्दी से देखो और आगे हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। जितने भी हाई कोर्ट ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों को मैंने आज पढ़ा दिया पूरी मेहनत के साथ। आप पूरी मेहनत के साथ पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे हमारी मुलाकात होगी कल, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।